Hello friends, in this video we will discuss about main events during the Gandhian era। गांधी जी के टाइम के जो भी मेन इवेंट्स थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लास्ट वीडियोस में हमने गांधी जी का पूरा क्रॉनिकल ओवरव्यू देखा कि पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका से वो इंडिया कब लौट आए 1915 में। वहाँ से लौटकर इन्होंने इंडिया में आकर कौन कौन से काम किए उन सब के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। लेकिन उन सब इवेंट्स में से कुछ इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखिए हम उन जो मेन इवेंट्स थे उन सब के बारे में अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी 1915 में आए और 1915 के बाद रॉलेट एक्ट आता है 1916 में। तो देखिए गांधीयन ओवरव्यू से पहले हमने क्या पढ़ा था, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ा था। लखनऊ पैक्ट कब आया था, 1916 में। 1916 में, या इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट। इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी एंड जो मुस्लिम लीग थी वो यूनाइट हो गई थी, एक हो गई थी, या फिर ये कह लो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी लखनऊ पैक्ट में। इसके बाद क्या होता है, रॉलेट एक्ट आ जाता है 1919 में। इसमें क्या करते हैं, जो वाइस रॉय होते हैं वो कौन होते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट जब आया था उस टाइम वाइस रॉय कौन होते थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते थे। जो ये चेम्सफोर्ड थे 1916 से लेकर 1921 तक ये वाइस रॉय रहे थे। तो 1916 से 1921 के बीच के जितने भी इवेंट्स थे वो किसके वाइस रॉयलिटी में हुए थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। During the viceroyalty of Lord Chelmsford, a sedition committee was appointed। एक sedition committee बनाएगी किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट इन 1918 में, विद जस्टिस रॉलेट विच मेड सर्टेन रिकमेंडेशन, जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी टू कर्ब सेडिटियस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। क्या करने के लिए, जो भी राजद्रोही एक्टिविटीज़ चल रही थी ना इंडिया में उन सबको कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। द रॉलेट एक्ट 1919 गेव अनब्राइडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या कहा गया गवर्नमेंट को, इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई कि तुम्हें जो भी सस्पेक्ट लगे ना, जो भी तुम्हें सेडिटियस लगे, मतलब जो भी राजद्रोही है लगे ना, उसको तुम अरेस्ट कर लो बिना किसी ट्रायल के। तो इसमें क्या हुआ, ये इससे लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। तो देखिए gave unbridled power to the government to arrest and imprison suspect without trial। तो इसमें जो भी तुम्हें सस्पेक्ट लगे उसको अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो 2-3 सालों के लिए विदाउट एनी ट्रायल। द एक्ट caused a wave of anger among the people। इससे क्या हुआ, जो लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा भड़क गए थे लोग। Even before the act was passed, पॉपुलर एगिटेशन बिगेन अगेंस्ट इट। इवन जब तक ये एक्ट पास भी नहीं हुआ था उससे पहले ही लोगों के दिलों में इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उन्होंने इससे पहले ही इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट। गांधी जी ने भी डिसाइड किया कि हम इस एक्ट के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड ही गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह, और उन्होंने एक सत्याग्रह को कॉल किया ऑन अप्रैल 6 1919। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने सत्याग्रह चालू कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड ऑन अप्रैल 8 1919, और उनको 6 अप्रैल को सत्याग्रह चालू किया उन्होंने और 8 अप्रैल 1919 को ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। दिस लेड टू फर्दर इंसेंटिफिकेशन ऑफ द एगिटेशन इन दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो इससे जो ये आंदोलन था ना ये बहुत बड़े लेवल पर, बहुत गहनता से फैल गया। कहाँ पर, दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब में। तो देखिए रॉलेट एक्ट से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उनको। देखिए इसके बाद आता है जलियावाला बाग मैसर, अप्रैल 13 1919। तो देखिए क्या हुआ था, जो ये सत्याग्रह चालू किया ना महात्मा गांधी ने, इसमें महात्मा गांधी को तो अरेस्ट किया ही था, उसके साथ 2 और आंदोलनकारी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी अरेस्ट कर लिया था। तो इसमें क्या किया लोग ना, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ना एक जलियावाला बाग जगह है, इसका नाम इसलिए ही पड़ा है जलियावाला बाग क्योंकि ये एक जगह है पंजाब में, ये यहाँ पर हुआ था, ये हत्याकांड यहाँ पर हुआ, इसलिए इसका नाम जलियावाला बाग मैसर पड़ा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन अप्रैल 10 1919 अंडर द रॉलेट एक्ट इन कनेक्शन विद सत्याग्रह
कॉज्ड सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब। तो इसमें किसको अरेस्ट कर लिया गया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को। कब? 10 अप्रैल 1919 को। क्योंकि इनको ये बोला गया कि इनका कनेक्शन भी इस सत्याग्रह से है। तो इसने पंजाब में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा कर दिया। अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 30, 1919 इन अ पार्क कॉल्ड जलियावाला बाग इन अमृतसर। तो इसके विरुद्ध में ना एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई। कहाँ पर? जलियावाला बाग। कहाँ पर है ये? अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में है ये। तो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन असेंबल्ड। तो यहाँ बाग था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे, वुमेन्स वगैरह भी आई हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, वुमेन थी, चिल्ड्रन से। बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट, जब से मतलब मीटिंग का स्टार्ट होने से पहले ही जनरल रेनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर, REH डायर बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट हैवी फायरिंग ऑन द क्राउड एंड द पीपल हैड नो वे आउट टू एस्केप। तो जो ये REH डायर थे ना, इन्होंने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया फायरिंग करने का कि तुम फायर कर दो भीड़ पर, जिससे लोगों को भागने का रास्ता ही नहीं मिला और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ मैन, हंड्रेड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड एंड मोर देन 1200 पीपल वाउंडेड। इसमें 100 आदमी के करीब मारे गए, वुमेन एंड चिल्ड्रन भी मारे गए और लगभग 1200 पीपल वाउंड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। एट दैट टाइम माइकल ओ डायर, इस टाइम में कौन थे? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। ठीक है, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। The massacre was a turning point in Indo-British relations and inspired the people to provide a more अनरिलेंटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। इस जो ये मैसर हुआ ना, हत्याकांड हुआ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया इंडियंस और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस के बीच में। अब इंडियंस को ये लगने लगा कि तुम्हें इन ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए बहुत बड़ी फाइट लड़नी पड़ेगी अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो देखिए क्या होता है इसमें, सरदार उधम सिंह होते हैं ना, इस टाइम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब 1940 में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, माइकल ओ डायर होते हैं ना, जो ये इस टाइम कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जब जलियावाला बाग का हत्याकांड चल रहा था। इस टाइम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो सरदार उधम सिंह इस हत्याकांड से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ये इसका बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में जाते हैं और माइकल ओ डायर को मार देते हैं, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये माइकल ओ डायर को मार देते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? 1940 में माइकल ओ डायर को। लेकिन ये जो गोली चलवाने का ऑर्डर देने वाले कौन थे? REH डायर थे। ये देखिए, ये दोनों चीज़ याद रखने की बात है कि गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? REH डायर ने। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर को। कौन थे वो? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जलियावाला बाग मैसर में। इसके बाद आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट आता है 1920 से 22 में। देखिए, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो खिलाफत मूवमेंट था वो मुस्लिम्स का था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो हिंदुओं का था। ये दोनों मूवमेंट ऐसे थे जिसमें हेड किन को बनाया गया? महात्मा गांधी को। दोनों के ही हेड किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी जी को। तो देखिए, खिलाफत मूवमेंट ये क्यों हुआ था 1920 में 20 से 22 में? द कैलिफ और खलीफा सुल्तान ऑफ टर्की, जो टर्की का सुल्तान होता था उसे खलीफा बोलते थे, वाज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम्स एज देयर रिलीजियस हेड। तो जो खलीफा होते थे उसको मुस्लिम्स अपना रिलीजियस हेड मानते थे, मतलब अपना भगवान मानते थे। जो टर्की के खलीफा होते थे, जो वहाँ के मतलब राजा बोल लो, ठीक है, तो वो उनको अपना भगवान मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ टर्की वर थ्रेटेंड बाय द ब्रिटिश, देयर बाय वेकनिंग ऑफ कैलिफ्स पोजीशन, इंडियन मुस्लिम्स एडोप्टेड एन एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम कैलिफ की पोजीशन थी वो बहुत वीक हो गई थी, जिससे जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या एक एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड अपना लागू किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920। तो ये क्वेश्चन आता है
किसने ये मूवमेंट लॉन्च किया था? अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, तो कौन सा? खिलाफत मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत। किसको? कि भाई हम अपनी खिलाफत है, जो अपने खलीफा है, उनको रिस्टोर करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको, टर्की के सुल्तान को हटा दिया था ना, इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया ताकि वो दोबारा से अपने खलीफा को पद पर बैठा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लेड किया। इट वॉज सपोर्टेड बाय गांधी। इसको किसने सपोर्ट किया? गांधी जी ने। एंड INC और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया, विच पेव्ड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसको सपोर्ट किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या खिलाफत मूवमेंट में देखने को मिली थी या नहीं? तो हाँ, खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। इसके बाद आ जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। ये कब से कब तक हुआ? 1920 से लेकर 22 तक। तो देखिए असहयोग आंदोलन, इसमें क्या कहा गया था कि तुम्हें ब्रिटिशर्स को असहयोग करना है, नॉन कोऑपरेट करना है और ब्रिटिशर्स की चीज़ों का बाइकआउट करना है। मतलब तुम जो भी ब्रिटिशर्स की जो सर्विसेज में लगे हुए हो, उन सब का तुम्हें बॉयकॉट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, ये कब लॉन्च किया गया? 1920 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ ना, कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे 1920 में, एक हुआ कलकत्ता में और एक हुआ था नागपुर में। तो कलकत्ता के सेशन में ना इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परमिशन मांगी गई थी कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू करने की परमिशन दो, लेकिन नागपुर सेशन में इसको परमिशन दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब लॉन्च करने की परमिशन दी गई? तो नागपुर सेशन में, 1920 के कांग्रेस सेशन में। ठीक है, तो देखिए जो कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, उसको हेड कौन कर रहे थे? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जो नागपुर का सेशन हुआ था, उसमें कौन थे? सी विजय राघवाचारी। कौन थे? सी विजय राघवाचारी। ये चीज़ें आप लिख लेना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी। एट द कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920, कलकत्ता सेशन चल रहा था जब कांग्रेस का, सितंबर 1920 में, द कांग्रेस रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डिफाइंड स्वराज एज इट्स अल्टीमेट एम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा कब दिया गया? कौन से आंदोलन में? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अकॉर्डिंग टू गांधी। तो कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने रिजॉल्व कर दिया कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू किया जाएगा और ये डिफाइन किया कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अकॉर्डिंग टू गांधी। ये किसने कहा? गांधी जी ने। द मूवमेंट एनवाइज्ड, तो जो ये मूवमेंट था, ये क्या कहता है? ये मूवमेंट, ये आंदोलन कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स, इसमें सरेंडर कर दो अपने टाइटल्स का, जो भी उपाधियाँ तुम्हें अंग्रेजों ने दी है उनको सरेंडर कर दो, छोड़ दो। एंड ऑनरी ऑफिस, और तुम ब्रिटिशर्स के ऑफिस को भी छोड़ दो। एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिस, और ऑफिस से भी रिजाइन कर दो। रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार, जो गवर्नमेंट दरबार है उनको रिफ्यूज़ कर दो, उनमें जाना बंद कर दो। एंड ऑफिशियल फंक्शंस एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर, और जो लॉयर थे वो अपने ब्रिटिश कोर्ट्स में जाना छोड़ दो। रिफ्यूज़ल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, और ये कहा गया कि जो भी मिलिट्री जॉब्स में है या फिर दूसरी सरकारी नौकरियों में है उन सबको त्याग दो। एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, और जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं उनको भी बाइकआउट कर दो, एक्सेट्रा। गांधी जी अलोंग विद द अली ब्रदर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट फेम, गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर, अली ब्रदर्स कौन थे? जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था। अंडर टूक अ नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग एड्रेसिंग ऑफ मीटिंग्स, इस दौरान क्या किया? गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर पूरे इंडिया का टूर किया और लोगों को जाकर इस आंदोलन से अवगत कराया था। ठीक है, द एजुकेशनल बाइकआउट वॉज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल। तो जो एजुकेशनल बाइकआउट था ना, एजुकेशनल बाइकआउट क्या था कि भाई स्टूडेंट्स को ये बोल दिया गया था कि तुम ब्रिटिशर्स के जो कॉलेजेस हैं उनमें जाना बंद कर दो, ठीक है, अपनी स्टडी को छोड़ दो।
तो वाज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल। तो ये कहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था? बंगाल में, विद पंजाब टू, और पंजाब में भी ये सक्सेसफुल हुआ था। रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। तो ये जो एजुकेशनल बॉयकॉट था ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? लाला लाजपत राय की। किसकी लीडरशिप में? लाला लाजपत राय की। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बाइकॉट देयर वाज बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स विद सम मेजर लॉयर्स लाइक। और इसके साथ एजुकेशनल बाइकॉट के साथ साथ जो लॉ कोर्ट्स का बाइकॉट था वो भी देखा गया। और कौन कौन से मेनली लॉयर्स थे उस टाइम? मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन कुचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुण आसिफ अली। ये सब कौन थे? लॉयर्स थे जिन्होंने लॉ कोर्ट्स का बाइकॉट किया था, गिविंग अप देयर ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस इन देयर फील्ड। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स ऑल्सो सा पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स। तो इसमें जो फॉरेन क्लॉथ्स वाली शॉप्स थी, जो फॉरेन चीज़ों को, फॉरेन कपड़ों को बेच रही थी, उनकी पिकेटिंग कर दी, उनको बंद कर दिया गया। एंड बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, और फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट कर दिया गया बाय द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। और जो फॉलोअर्स थे ना गांधी जी के, उन्होंने वो उसमें बताया गया है ना कि खादी के वस्त्र पहनो। अनदर ड्रामेटिक इवेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। ये प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इस टाइम। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे ना, उनका ऐसे स्वागत किया गया था कि सड़कें सुनसान पड़ी थी, सारी शॉप्स बंद थी, तो ऐसे उनका स्वागत किया गया था। तो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे ये इस टाइम इंडिया में आए थे, एक ड्रामेटिक इवेंट हुआ था ये। तो द डे ही लैंडेड इन इंडिया, जो वो लैंड किया उन्होंने इंडिया में, बॉम्बे में 17 नवंबर 1921 को, ही वॉज ग्रीटेड विद एम्प्टी स्ट्रीट्स। देखिए खाली सड़कें थी, एंड डाउन शटर्स वट एवर ही वॉन्ट वेर एवर ही वॉन्ट। और जहाँ कहीं भी वो गए हर दुकान का शटर गिरा हुआ था, मतलब सभी दुकानें बंद थी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, एक घटना हो जाती है चोरा चोरी की। जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये लाया गया था 1920 से लेकर 24 तक। ये कहा गया था कि 1924 तक हम अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वराज ले लेंगे। लेकिन क्या होता है 1922 में एक चोरा चोरी की घटना होती है जिससे महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो देखिए दी अटैक ऑन द लोकल पुलिस स्टेशन। तो चोरा चोरी एक जगह है जहाँ पर एक लोकल पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये चोरा चोरी कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। ऑन Feb 5, 1922, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी का एक लोकल पुलिस स्टेशन था, उस पर अटैक कर दिया किन्होंने? एंग्री पीजेंट्स ने, किसानों ने। चेंज द होल सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। गांधी जी शॉक्ड बाय चोरा चोरी इंसिडेंट। गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा शॉक हुए क्योंकि गांधी जी किसके थे? अहिंसा के पुजारी थे। ये कहते थे कि हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पे चलकर हम अपना स्वराज हासिल करेंगे। लेकिन इस घटना ने गांधी जी को बहुत शॉक कर दिया और गांधी जी ने विड्रा कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ऑन Feb 12, 1922, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो देखिए क्या हुआ था, कुछ जो आंदोलनकारी थे ना इससे गांधी जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। गांधी जी को बोला कि आप ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस मत लो, लेकिन गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। इसके बाद जो अगेंस्ट थे, जो गांधी जी के इस फैसले के अगेंस्ट थे, उन्होंने स्वराज पार्टी की घोषणा की थी 1923 में। ठीक है, तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।